दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम फिर हाजिर हुए हैं ट्रांसफॉर्मर T30 टेस्ट सीरीज 4 लेके। दोस्तों आपका इंजीनियर पीसी घोषराना सर फिर हाजिर हो गया है और ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर और वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों तो आज के जो ये 30 क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीनों टॉपिकों से है और इसी प्रकार अपन 10 टेस्ट सीरीज ट्रांसफॉर्मर की लेके आएंगे, जिसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों इन्हीं में से आएंगे। तो आपको पता है ये भी होगा, ट्रांसफॉर्मर एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? दोस्तों उच्च प्रतिघात उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिघात निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों आदर्श ट्रांसफॉर्मर के अंदर शून्य प्रतिरोध होता है, चुंबकीय क्षरण भी शून्य होता है, वाइंडिंग प्रतिरोध शून्य होता है, इसलिए पहले का सी हो जाएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? R1 प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध बड़ा होता है, R2 से प्राइमरी सेकेंडरी का प्रतिरोध बराबर होता है और प्राइमरी सेकेंडरी का प्रतिरोध शून्य होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था वाइंडिंग प्रतिरोध नगण्य होता है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है दोस्तों? वाइंडिंग प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है या नगण्य होता है, उसे ही आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो दूसरे का उत्तर सी हो जाएगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निर्भर नहीं करती है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दक्षता क्या होती है? आउटपुट इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं और ट्रांसफॉर्मर की दक्षता शक्ति गुणांक पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों किस पे निर्भर नहीं करती? शक्ति गुणांक पर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें क्षरण फ्लक्स व सभी हानियाँ नगण्य होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था क्षरण फ्लक्स व सभी हानियाँ किस में शून्य होती हैं? वह ट्रांसफॉर्मर जिसका इनपुट आउटपुट बराबर हो। तो ये सब क्षरण हानि शून्य और वाइंडिंग प्रतिरोध शून्य केवल आदर्श ट्रांसफॉर्मर में होता है। दोस्तों तो इसका आंसर आदर्श ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। दोस्तों 5 क्वेश्चन की बात करें, वह ट्रांसफॉर्मर, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में शून्य भार पर प्राइमरी वोल्टेज संतुलित होती है। दोस्तों शून्य भार पर प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज से संतुलित होती है। किससे संतुलित होती है? सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज से। दोस्तों 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी सेकेंडरी में कॉमन कोर होता है। तो ये तो सभी ट्रांसफॉर्मर में होता है, ये सभी में है। और हानियाँ चुंबकीय क्षरण नहीं होता, ये सही उत्तर है। दोस्तों सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। हानियाँ नहीं होती अर्थात क्या होती हैं? शून्य होती हैं। चुंबकीय क्षरण नहीं होता अर्थात चुंबकीय क्षरण क्या होता है? नहीं होता, तो इसका मतलब है शून्य होता है। तो जिस ट्रांसफॉर्मर में हानियाँ चुंबकीय क्षरण शून्य हो अर्थात प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध शून्य हो, वह आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। तो बी सही हो जाएगा। दोस्तों सी में है वाइंडिंग शुद्ध कॉपर की होती है, तो ये तो सभी ट्रांसफॉर्मरों में होती है। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग इंटरलिव्ड होती हैं, ये सब में होती है। तो इसका बी हो जाएगा दोस्तों 6 का। 7 की बात करें, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी में एक समान होता है दोस्तों टर्न वोल्टेज बटे टर्न रेशो। तो V बटे N का जो अनुपात है दोस्तों, V बटे N रेशो जो होता है ये स्थिर रहता है। V बटे N रेशो क्या रहता है दोस्तों? स्थिर रहता है सभी ट्रांसफॉर्मरों के लिए। के होता है सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज या सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ बटे, तो ये भी स्थिर नहीं रहता, वोल्टेज का मान भी स्थिर नहीं रहता, करंट भी नहीं रहता। तो 7 का ए आ जाएगा दोस्तों, वोल्टेज बटे टर्न रेशो सभी ट्रांसफॉर्मरों के लिए समान होता है। 8 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें इनपुट आउटपुट का मान बराबर रहता है। तो वह कौन सा ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों जिसमें इनपुट आउटपुट का मान बराबर रहता है? तो जैसे इसमें 230 वोल्ट दिए दोस्तों, तो यहाँ पे भी 230 वोल्ट मिलेगा। इसमें 100 टर्न है दोस्तों, तो इधर भी 100 टर्न ही होंगे, टर्न भी बराबर होंगे। इधर 12 SWG के तार यूज किया है वाइंडिंग में, तो दोस्तों इधर भी 12 SWG का तार ही यूज लेंगे। ये सब आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है दोस्तों? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है। 9 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर जिसमें के का मान 1:1 में होता है अर्थात 1 होता है। तो के का मान 1:1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो ये केवल दोस्तों आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में होता है।
ये राजस्थान लाइनमैन 2018 में पूछा गया था कि के का जो मान है वो 1 किस ट्रांसफॉर्मर में होता है या 1:1 किस में होता है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में होता है दोस्तों। 10 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर को एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्ट करने पर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग बढ़ती है। क्यों बढ़ती है दोस्तों केवीए रेटिंग? इसकी सेकेंडरी धारा बढ़ती है इसलिए, कॉपर हानियाँ कम होती हैं इसलिए, प्राइमरी सेकेंडरी में एक चालकीय लिंक स्थापित होता है। बिल्कुल सी सही होगा दोस्तों। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में एक कंडक्टिंग लिंक स्थापित होता है, इसलिए उसकी केवीए रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ उसको कनेक्ट कर दें अपन तो उसकी केवीए रेटिंग बढ़ जाती है दोस्तों। 11 क्वेश्चन की बात करें, वह ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी टर्न सेकेंडरी टर्न के बराबर होती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था वोल्टेज, टर्न और बार तार की साइज, ये सब चीज़ बराबर होती हैं प्राइमरी के और सेकेंडरी में। ये किस ट्रांसफार्मर में होती हैं? ये केवल आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में होती हैं दोस्तों। तो 11 का हो जाएगा डी। 12 क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफार्मर के चुम्बकीय घटक का शक्ति गुणक होता है। दोस्तों ये चुम्बकीय है, चुम्बकीय नहीं है, चुम्बकीय नहीं है, ये चुम्बकीय है दोस्तों। ट्रांसफार्मर का जो चुम्बकीय घटक होता है, चुम्बकीय घटक जो फ्लक्स कहते हैं जिसे, इसका शक्ति गुणक क्या होता है दोस्तों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका शक्ति गुणक 0 होता है। ट्रांसफार्मर के चुम्बकीय घटक का शक्ति गुणक पावर फैक्टर दोस्तों क्या होता है? 0 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 13 की, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक किस पावर फैक्टर पे होता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक। तो पहले देखते हैं दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो अब ये ऋणात्मक कब होगा दोस्तों? जब अपना फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा होगा। और फुल लोड वोल्टेज कब ज़्यादा होगा? फुल लोड वोल्टेज केवल लीडिंग लोड के लिए ज़्यादा होता है। किसके लिए ज़्यादा होता है दोस्तों? लीडिंग लोड, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए ज़्यादा होता है। लीडिंग पावर फैक्टर पर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा? जब लोड अपना कैसा होगा? कैपेसिटिव होगा दोस्तों। लोड कैसा होगा? कैपेसिटिव होगा, तब अपना लीडिंग पावर फैक्टर होगा। तो 13 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 14 क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज निर्भर करती है दक्षता पर, वोल्टेज पर, लोड पर। तो दोस्तों 14 का लोड आ जाएगा। ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज लोड पर निर्भर करती है दोस्तों। 15 की बात करें, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो सेकेंडरी वोल्टेज कह दो या आउटपुट वोल्टेज कह दो, एक ही बात होती है दोस्तों। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? पावर फैक्टर पर। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? पावर फैक्टर पर। ट्रांसफार्मर का लोड पावर फैक्टर सदैव होता है। ट्रांसफार्मर का लोड पावर फैक्टर सदैव कैसा होता है? लोड का पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा कैसा होता है दोस्तों? पश्चगामी होता है। अगर कैपेसिटिव लोड है तो वो अग्रगामी होगा, बाकी नहीं तो सभी लोडों के लिए, जनरली जो सामान्य लोड रहते हैं उन सभी के लिए पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? लैगिंग होता है। तो ट्रांसफार्मर का लोड पावर फैक्टर लैगिंग रहता है, 85 डिग्री के समथिंग लैगिंग रहता है दोस्तों। अब 17 की बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ कहलाता है दोस्तों। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों। इसको जब अपन सप्लाई देते हैं तो इसमें वाइंडिंग के गुंथन के कारण जो ये फ्लक्स बनता है, और इस फ्लक्स जो बनता है वो वाइंडिंग के घेरों से कटता है, तो इसके कारण जो ईएमएफ बनता है उसे स्वयं प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं प्रेरित। जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो बनता है उसकी तरह इसे स्वयं प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। और दोनों वाइंडिंगों में जो बनता है उसे म्यूचुअल पारस्परिक प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारस्परिक प्रेरित या सह प्रेरण ईएमएफ कहते हैं। तो प्राइमरी का ईएमएफ स्वयं प्रेरित ईएमएफ हो जाएगा, जो एक ही वाइंडिंग में बनता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में भी स्वयं प्रेरित ईएमएफ बनता है या स्वयं प्रेरण कारण ईएमएफ बनता है, और प्राइमरी में भी स्वयं प्रेरण कारण ईएमएफ बनता है दोस्तों। 18 की बात करें, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होगी। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक कब होगी? जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। तो धनात्मक कब होगी? जब फुल लोड वोल्टेज कम होगा।
किससे? नो लोड वोल्टेज से। फुल लोड वोल्टेज कम होगा तब धनात्मक होगी, अर्थात लैगिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर, शून्य पावर फैक्टर पर। तो दोस्तों हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब है नो लोड वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए और फुल लोड वोल्टेज कम होना चाहिए। तो ये हमेशा होता भी यही है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर पे फुल लोड वोल्टेज हमेशा कम होता है नो लोड वोल्टेज से। तो उस स्थिति में ट्रांसफॉर्मर लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करता रहता है दोस्तों। 19 क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज नियमन शून्य किस प्रकार के लोड पर हो सकती है। अब दोस्तों ये कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन शून्य किस प्रकार के पावर फैक्टर पर हो सकती है। तो दोस्तों किस प्रकार के पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होगी, अर्थात नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज के बराबर किस पावर फैक्टर पर हो सकता है। तो दोस्तों केवल कैपेसिटिव पावर फैक्टर पर ही हो सकता है। कैपेसिटिव पावर फैक्टर पर ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कैपेसिटिव सप्लाई देता है कई बार, तो जो सप्लाई यहाँ पे कम हो रही है ड्रॉप के कारण, उसकी पूर्ति कैपेसिटिव लोड से हो जाएगी। नो लोड बराबर फुल लोड हो जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो सकती है दोस्तों कैपेसिटिव लोड पर। 20 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन होनी चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज का उतार चढ़ाव। सेकेंडरी वोल्टेज में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है लोड लगाने पर और नो लोड पर। चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज नो लोड से फुल लोड, मतलब लोड था जब कितना वोल्टेज था सेकेंडरी पे, लोड नहीं है तब कितना था। तो अच्छा ट्रांसफॉर्मर क्या होगा जिसमें उतार चढ़ाव क्या होगा सेकेंडरी वोल्टेज में कम। अच्छा ट्रांसफॉर्मर किसे कहेंगे? जिसमें लोड लगाने पर भी वह कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है अपन को। और ऐसा ट्रांसफॉर्मर जब अपन वेल्डिंग चला रहे हैं तो लाइट डिम पड़ रही है, तो ये गलत बात है ना, अर्थात उसकी वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है, जिसकी लाइट लुप लुप कर रही है, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा है। तो अच्छे ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, अर्थात सेकेंडरी के वोल्टेज में उतार चढ़ाव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 20वें का ए आंसर आ जाएगा 20 का दोस्तों। 21 की बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का अधिकतम वोल्टता नियमन किस लोड पर होता है। अब दोस्तों अधिकतम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अधिकतम का मतलब है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। तो इनका अंतर सर्वाधिक कब होगा? वोल्टेज रेगुलेशन अधिकतम कब होगा? जब ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वोल्टेज सबसे ज़्यादा चेंज होगा, अर्थात फुल लोड वोल्टेज बिल्कुल कम हो जाएगा किसकी तुलना में? नो लोड वोल्टेज की तुलना में। तो लाइट जैसे ही वेल्डिंग मशीन चलाएंगे लाइट बिल्कुल डिम पड़ जाएगी। तो उस स्थिति में अपने ट्रांसफॉर्मर की वोल्टता नियमन क्या होती है? अधिकतम होती है। और अधिकतम वोल्टता नियमन एक अच्छी बात नहीं है, खराब बात है। कैसी है? गलत होती है। अधिकतम वोल्टता नियमन गलत होती है दोस्तों, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्या है? गलत है। अधिकतम वोल्टता नियमन नहीं होनी चाहिए। तो ये किस लोड पर होती है? तो ये इंडक्टिव लोड पर होती है। जब एल प्रकार का लोड होता है तभी अपनी वोल्टता नियमन अधिकतम होगी। तो दोस्तों 21 का सी हो जाएगा दोस्तों। 22 की बात करते हैं दोस्तों, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर होती है। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों अग्रगामी पावर फैक्टर पर, कैपेसिटिव लोड जिसे कहते हैं, कैपेसिटिव लोड या अग्रगामी पावर फैक्टर पर हो सकती है। नेक्स्ट 23 की बात करें दोस्तों, एक अच्छी वोल्टता नियमन क्या दर्शाती है। एक अच्छा वोल्टता नियमन ट्रांसफॉर्मर में क्या दर्शाती है दोस्तों? आउटपुट वोल्टेज में कम उतार चढ़ाव। आउटपुट वोल्टेज है इसमें उतार चढ़ाव क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इस चीज़ को दर्शाती है। या आउटपुट वोल्टेज के पावर फैक्टर में कम उतार चढ़ाव है। सी में है प्राइमरी व सेकेंडरी वोल्टेज का अंतर कम है। डी में है प्राइमरी व सेकेंडरी वोल्टेज का अंतर अधिक है दोस्तों। तो प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज का अंतर कम है, ये सभी गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अच्छी वोल्टता नियमन ट्रांसफॉर्मर में ये दर्शाती है कि उसका आउटपुट वोल्टेज में कम उतार चढ़ाव है दोस्तों। क्या है? कम उतार चढ़ाव है दोस्तों। 24 की बात करें दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे होगा। तो लैगिंग पे होगा दोस्तों। जब लोड अपना एल प्रकृति का होगा, इंडक्टिव प्रकृति का लोड होगा, तब अपना पावर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि अपना फुल लोड वोल्टेज कम रहेगा किससे? नो लोड वोल्टेज से। और ये होता भी यही है। तो फुल लोड वोल्टेज ज़्यादा कम कब रहेगा? जब अपना एल प्रकार का लोड होगा। तो लैगिंग पावर फैक्टर पर ट्रांसफॉर्मर की पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, अरे सॉरी दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन गलत
हो गया अपन से दोस्तों ट्रांसफार्मर की पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर नहीं हो सकती। दोस्तों ये कह रहा है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर नहीं हो सकती। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दोस्तों अपन यही गलती करते हैं समझने में। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पर भी हो सकती है, यूनिटी पर भी हो सकती है, अर्थात दोनों पे पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन हो सकती है, परंतु ये कह रहा है नहीं हो सकती। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, नहीं हो सकती। तो लीडिंग पावर फैक्टर पर नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो लीडिंग पावर फैक्टर पर पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25, किस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन किसी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक के लिए सत्य कथन है। वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है दोस्तों, तो इसके लिए सत्य कथन क्या है, ट्रांसफार्मर का फुल लोड वोल्टेज अधिक है नो लोड से। ट्रांसफार्मर का फुल लोड नो लोड वोल्टेज के बराबर है। ट्रांसफार्मर फुल लोड वोल्टेज कम है नो लोड वोल्टेज से। तो दोस्तों इसका ए सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का फुल लोड वोल्टेज अधिक है नो लोड वोल्टेज से, तभी तो रेगुलेशन ऋणात्मक होगी दोस्तों। रेगुलेशन क्या होती है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। तो माइनस में कब आएगी, जब फुल लोड वोल्टेज बड़ा होगा। तो फुल लोड वोल्टेज बड़ा होगा नो लोड से। तो ए आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का। 26 की बात करते हैं दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड वोल्टेज 250 वोल्ट है और फुल लोड वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन, तो नो लोड कितना है 250, फुल लोड कितना है 200 अपॉन फुल लोड कितना है 200 इंटू 100। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों 50/200 इंटू 100 करेंगे तो अपना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20 और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। 26 का ए आ जाएगा 25%। 27 की बात करें, वह ट्रांसफार्मर जिसमें शून्य भार पर दोस्तों वह ट्रांसफार्मर जिसमें शून्य भार पर ताम्रहानि शून्य होती हैं। तो शून्य भार पर ताम्रहानि शून्य किस में होती हैं दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर में होती हैं। किस में होती हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर में दोस्तों। 28 की बात करें दोस्तों, वह ट्रांसफार्मर जिसमें ओमिक पावर लॉस व वोल्टेज ड्रॉप शून्य होता है। ओमिक पावर लॉस वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों आदर्श ट्रांसफार्मर में ही शून्य होता है। किस में शून्य होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर में दोस्तों। 29 की बात करें दोस्तों, आदर्श ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो किसके समानुपाती होता है दोस्तों। तो आदर्श ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशो है ये डायरेक्टली समानुपाती होता है वोल्टेज रेशो के। किसके समानुपाती होता है, वोल्टेज रेशो के। वोल्टेज रेशो टर्न रेशो बराबर होते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों। 30 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, उच्च फ्लक्स घनत्व ट्रांसफार्मर का उपयोग करने पर निम्न में से क्या घटित होगा। पर केवीए उसका वजन घट जाता है दोस्तों, उच्च फ्लक्स घनत्व का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आप इसी प्रकार पढ़ते रहें। मैंने इसकी थ्योरी क्लास की वीडियो भी दोस्तों पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल के ऊपर डाल रखी है। आप यूट्यूब पर जाकर पीसी इलेक्ट्रिकल खेरली, पीसी इलेक्ट्रिकल घोसराणा, पीसी इलेक्ट्रिकल अलवर, पीसी इलेक्ट्रिकल राजस्थान के नाम से सर्च करके ट्रांसफार्मर की थ्योरी क्लास ले सकते हैं दोस्तों। कल फिर इसी समय हाजिर होंगे दोस्तों ट्रांसफार्मर की T30 टेस्ट सीरीज 5 लेकर। इसी प्रकार अपन टॉपिक को आगे करते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।